चुभता हुआ सवाल आपसे पूछूंगा। जिस तरह आपने कहा कि दिस डोमेन इज़ नॉट टू मेक मनी, बट अनफॉर्चुनेटली जितने भी इस वक्त हिजामा सेंटर हमारे पास बने हुए हैं, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। टू बी ऑनेस्ट, इट्स यू नो आउट ऑफ रीच फ्रॉम मैनी पाकिस्तानीज। 3,000, 2,000, इवन 5,000, 10,000 रुपया भी यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है फॉर वन सेशन, जो कि एक आम पाकिस्तान के अंदर मौजूद इलाज से कहीं महंगा है। तो अगर हम इसमें दीन की खिदमत की बात कर रहे हैं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फैलाने की बात कर रहे हैं, तो फिर इसमें हमने इसको इतना एक्सपेंसिव क्यों रखा हुआ है, जबकि इसके अंदर इक्विपमेंट भी जो यूज़ हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। तो इस पे थोड़ा सा ज़रा रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, ये आपने एक अच्छा सवाल किया है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसको मैक्सिमम हमें कोशिश करनी चाहिए प्रमोट करने की, जी। और उसमें जो इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ा दिए हुए हैं, ये काबिल गौर है। हम्म। असल में चार्जेस जो होते हैं वो इक्विपमेंट्स के चार्जेस होते हैं, बाकी जो हिजामा एसेंशियल्स हैं उसके चार्जेस होते हैं। उसके अलावा डॉक्टर की स्पेशलिटी के चार्जेस होते हैं, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिशनर ने वो फोकस बिल्कुल होकर बिल्कुल ऐसे ही ट्रीटमेंट है। करना जी बिल्कुल पड़ता है। ऐसे ही है। तो उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज करता है तो वो मैं उसको इनकरेज तो नहीं करूँगी, लेकिन यह है कि इस बारे में उतना ही करना चाहिए कि प्रैक्टिशनर जो है उसके एक्सपेंसेस और उसकी कंसल्टेशन के बाद उतनी अफोर्डेबल हो कि ना उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो और पेशेंट के लिए भी कोई प्रॉब्लम देखिए, ना हो। इसमें कमाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आप एक क्योंकि वो सॉरी आपकी बात कट हो गई कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा जितनी दफ़ा भी करवाया आपने पे किया बिल्कुल सही है। उसके लिए, हम्म। तो ज़्यादातर प्रैक्टिशनर जो हैं वो ये समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को इनकरेज किया है कि पे करना है तो पे करना चाहिए। 100%। देखिए, आप डॉक्टर बाद में, पहले आपके साथ भी आपका किचन जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपके साथ भी आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, आप लोगों ने भी कमाना है, स्पेशली उन लोगों के लिए। अपने क्लिनिकल एक्सपेंसेस भी एग्जैक्टली उन पूरे उन करने। प्रैक्टिशनर के लिए जिनका ब्रेड एंड बटर ही है, जो ब्रेड अर्नर ही उनकी यही जॉब है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए, बाकी डॉक्टर्स भी तो ले रहे हैं, आप भी चार्ज करें। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये इतना एक्सपेंसिव बना दिया है हमने कि आम बंदे की पहुंच से ये कहीं कहीं दूर चला गया हुआ है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि जब हम किसी दूसरे फिजिशियन के पास जाते हैं तो नंबर ऑफ़ टेस्ट होते हैं जो हमें लैब से कराने होते हैं, एक्सपेंसिव मेडिसिन होती है, डॉक्टर की कंसल्टेशन होती है। उन तमाम चार्जेस को जो है वो कैलकुलेट करें, और एक हिजामा प्रैक्टिशनर जो बग़ैर मेडिसिन के फोकस होके आपको 1-1.5 घंटा स्पेंड करता है आपके साथ, वो हाईली रिस्क में होता है। वो हाईली रिस्क में होता है स्पिरिचुअली भी और फिज़िकली भी। ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज़, वायरल डिजीज़ और स्पिरिचुअल डिजीज़ के अगेंस्ट वो अपनी जान को ख़तरे में डाल के आपका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तो उतना ही फिजिशियन की साइड पे फिजिशियन को उतना चार्ज करना चाहिए कि वो उसके ब्रेड एंड बटर के लिए ठीक हो, उसके बाकी एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए ठीक हो, उसका एक वे ऑफ इनकम है। लेकिन उसको उतना चार्ज नहीं करना चाहिए कि पेशेंट को वो डिस्करेज करे, बिल्कुल ऐसे ही। पेशेंट को जो है वो हेल्पलेस कर दे कि वो एक दफ़ा आया दोबारा आने से सोचे। दूसरी बात ये है कि जो पर कप चार्ज करते हैं मोस्टली प्रैक्टिशनर, मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह से जो है हमने पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है। जब तक हम पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री ना लें हम ट्रीटमेंट को फाइनलाइज नहीं कर सकते, हम ट्रीटमेंट प्लान नहीं बना सकते। तो पेशेंट जो है उस वक्त घबराता है कि अगर मैंने और प्रॉब्लम बताया तो वो और कप लगा देंगे, तो इसलिए पेशेंट हिस्ट्री भी कम देता है। और जब डॉक्टर की बारी आती है, प्रैक्टिशनर की बारी आती है, उसके पास भी एक लिमिटेड सिम्टम्स होते हैं जिस पे वो ट्रीटमेंट करता है, तो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसलिए डॉक्टर को क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपका डिज़ीज़ जो है वो इतनी डीप रूटेड है, आपको इतने ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इतने सेशंस होंगे, और इसके बाद जो है वो आपका परमानेंटली दवाइयों से भी जान छूट जाएगी और दोबारा री अटैक भी नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग घबराते इस वजह से भी हैं कि इसमें मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड हैं आपको, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर के पास तो आप गए ना तो आधा पाकिस्तान, तो बल्कि 99% पाकिस्तानी हम वैसे ही डॉक्टर हैं। तो लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम जो डिजीज़ में आप पेशेंट को एक पूरी ज़िंदगी मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, उसका बजट देखें और कपिंग के 3-4 सेशन देखें तो ये फिर भी अफोर्डेबल। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बस इसमें ये है कि थोड़ा सा इसको
आम करना चाहिए, लोगों तक पहुँचे ये बात, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल अभी ना पहुँच नहीं रही फिजिबिलिटी उस तरह। देखें 1400 साल पुरानी एक प्रूवन रेसिपी आपके पास टेबल पे पड़ी है, हम फिर भी दूसरी चीज़ों में भाग रहे हैं, और स्पेशली वो रेसिपी जिसके बारे में गारंटी कर दी गई है कि अगर चलो फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल अब देखिए हम होम्योपैथिक पे क्यों जाते हैं? इसीलिए ना कि चलें जी ठीक है, उसका फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं है। तो इसको मैं ये समझता हूँ कि हमें आम करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, स्पेशली डेफिनेटली जो हमारा इस्लामिक अमूर को जो देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको इसके ऊपर स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं लोगों तक, ताकि आम हो, लोगों तक इलाज पहुँचे और क्विक है। मतलब इसमें वो भी नहीं है कि आपको आप जैसे सर्जरी के बाद 2-2 महीने आप वैसे ही बेड पे जो है ना रहते हैं, बिल्कुल तो इसका वो कपिंग का नहीं है। अगर हमें फौरी तौर पे फ़ायदा नहीं मिलता ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अरसे के बाद फ़ायदा मिलता है। हुँ, जैसे मोस्टली कुछ पेशेंट्स का मैंने हार्मोन्स के लिए ट्रीटमेंट किया, जी। फॉर द टाइम बीइंग मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन वो पेशेंट को फिर 6 महीने साल के बाद जो है उसको खुद ब खुद जो है हार्मोन्स उसके बैलेंस हो गए। अभी पिछले दिनों की बात है, एक वेट लॉस के लिए पेशेंट आ रही थी, हुँ, तो उनका मैं हर दफ़ा करती थी लेकिन कहती मेरा वेट कम नहीं हुआ। फिर 3 महीने का उन्होंने गैप दिया, उसके बाद वो आई तो उनका तो ऑलमोस्ट जो है वो अच्छा खासा वेट कम अच्छा हो गया। तो वो वेट जब भी कम करने के लिए ये यस यूज़ क्या बात है!